लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम संविधान की प्रकृति के विषय में पढ़ेंगे। कहते हैं ना कि संविधान संघात्मक है कि एकात्मक है। इन लक्षणों पे हम चर्चा करेंगे, पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक न केवल प्रीलिम्स के लिहाज से अपितु मेंस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। पेपर 2 में यह पूछा जाता है लिखित आधार पर 200 शब्दों वालों में या 250 शब्दों वालों में, यूपीपीएससी और यूपीएससी में, और प्रीलिम्स में भी आता है ये। ठीक है, द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे जिसमें 7 मेंबर्स थे। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्चुअल पेज है उसकी इमेज है ये। ठीक है, इसको हस्तलिखित से बनाया गया है, ये ऐसी नॉर्मल जानकारी है। ठीक है, संघ शासन प्रणाली क्या है? जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन ना कर सके, उसे संघात्मक शासन कहते हैं, या इंग्लिश में फेडरल गवर्नेंस कहते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली आपको समझ में आ गई? केंद्र और राज्य दोनों पक्षों में से एक अकेला इस शक्ति के विभाजन में परिवर्तन नहीं कर सकता हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों के सम्मिलन से ही होगा निर्णय निष्पादन प्रक्रिया आपकी। ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। विभिन्न विद्वानों का मत है इस पे, संघात्मक शासन पे। ये प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन भी है, जाके 2019 प्रीलिम्स में पूछ लिया था यूपीपीसीएस में। ठीक है, डॉक्टर गार्नर क्या कहते हैं इसे? संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ठीक है, ये गार्नर का मत है, ये थिंकर है। ठीक है, ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान या संसद या कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती हैं। अपने अपने टेरिटरी, जिसका अपना क्षेत्र विशेष होगा, वहां पे इनको सॉवरेनिटी प्रदान होती है, यानी संप्रभुता प्रदान होती है एक प्रकार से कानून के अधीन। ठीक है, कानून से तो बड़ा कुछ नहीं है। डाइसी क्या बोलते हैं फिर इस पे? डाइसी का कथन है कि संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल स्थापित करना है। ठीक है, संघात्मक राज्य के विषय में डाइसी बोलते हैं कि एक ऐसी राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल स्थापित करना है। ये थिंकर्स आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए। सभी नहीं पता होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कुछ एक जो चुनिंदा हैं जिन्होंने संविधान की प्रकृति पर तीक्ष्ण प्रहार किया है, उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों के विषय में आपको पता होना चाहिए। गिनती के 4 या 5 थिंकर हैं, वह मैं आपको बता दूंगा। केसी हियर क्या कहते हैं? संघात्मक शासन से मेरा तात्पर्य शासन शक्तियों के वितरण की ऐसी व्यवस्था है जिसके सुधार केंद्रीय और प्रांतीय शासन अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हैं तथा उनके बीच सामंजस्य होता भी है। पर आपको थिंकर के लिहाज से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स में कि निम्नलिखित कथन किस थिंकर का है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। बाकी इसके लक्षण पे हम विस्तृत चर्चा आगे ही करेंगे ही। संघ में शक्तियों का विभाजन। ठीक है, संघीय शासन में केंद्र और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन साधारणतः इस आधार पर किया जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के सभी विषय जिसमें संपूर्ण राज्य के लिए एक ही प्रकार के नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, केंद्रीय सरकार को दे दिए जाते हैं। जितने भी आवश्यक निर्णय होते हैं ना, मूलभूत जो स्ट्रक्चरल बातें करता है, वे सारे जो निर्णय होते हैं वे केंद्र को दे दिए जाते हैं। यानी सेंटर हमारे यहाँ इंडिया में मजबूत है ना, लक्षण दिखता भी है, साफ आ गया होगा आपको परिभाषा पढ़ के, या इसकी एक मोटी मोटी समझ विकसित करनी पड़ेगी आपको परिभाषा पढ़ने के पश्चात। एक विभिन्न इकाइयों को पृथक पृथक हितों और स्थानीय समस्याओं के संबंधित विषय प्रांतीय सरकारों को दे दिए जाते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे वे केंद्र को दे दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो राज्य और प्रांतीय सरकारों को दे दिए जाते हैं। ये संघात्मक शासन के लक्षण हैं। संघ में शक्ति विभाजन निम्नलिखित में 3 में से किसी एक पद्धति के आधार पर किया जा सकता है।
ठीक है, अब बताता हूँ कैसे संघात्मक जो शासन है किस प्रकार से तोड़ के किया जा सकता है। या तो पहला ऑप्शन है ये, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार की शक्तियां स्पष्ट कर दी जाए और शेष अधिकार राज्यों के पास छोड़ दिए जाए। अमेरिका में ऐसा ही किया गया है, ठीक है, यूएस से इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। पहले इसके विपरीत शक्ति विभाजन का दूसरा तरीका यह है कि राज्यों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित कर दिए जाएं और अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास छोड़ दिए जाएं, ठीक है। अवशिष्ट अधिकार आपको पता ही है केंद्र के पास है, भारत में भी। तीसरा विकल्प ये है कि केंद्र और इकाइयां दोनों के अधिकार निश्चित कर दिए जाते हैं और उसके बाद अवशिष्ट अधिकार केंद्र को दिए जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान में ऐसा ही किया गया, बिल्कुल किया गया है, लिखित दृढ़ है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, ठीक है। रेजिडुअल पावर्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। यानी जो केंद्र सूची और राज्य सूची और जब समवर्ती सूची के अतिरिक्त जो होते हैं वे संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। अभी तक जो पढ़ा हमने एक समझ थी, वे मेंस के दृष्टिकोण से समझ विकसित करनी चाहिए। जब लेखन प्रक्रिया पे आप कार्य करते हैं अपना, पेपर 2 बहुत ज़्यादा गतिशील होता है, वहाँ पे उसकी स्वाभाविक सी प्रकृति भी है पेपर 2 की, कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस से जुड़ा हुआ है और उसके नेचर से, ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम पूरी ब्रीफली। प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग, ठीक है। यद्यपि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता और संघात्मक राज्य में भी संप्रभुता अविभाजित होती है, किंतु एक संघ राज्य में संप्रभुता की अभिव्यक्ति केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकार इस प्रकार की 2 सरकार द्वारा होती है, ठीक है। 2 सरकारें होती हैं, केंद्र पे और राज्य पे, और संप्रभुता की अभिव्यक्ति केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकार इस प्रकार की 2 सरकारें होती हैं। प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग यानी 2 सरकारों की अपनी अलग अलग सॉवरेनिटी होगी, केंद्र और राज्य की। संघात्मक राज्य के अंतर्गत जो इकाइयां होती हैं उन्हें अपनी सत्ता केंद्र सरकार से प्राप्त न होकर संविधान से प्राप्त होती हैं। ये इकाइयां किसी प्रकार के केंद्रीय सरकार के अधीन न होकर केंद्र सरकार के समान ही वैधानिक महत्व की होती हैं, ठीक है। इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस होती है, लीगल इम्पोर्टेंस होती है, और जो कि संविधान से प्राप्त होती है, ठीक। शक्तियों का विभाजन होता है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। साधारणतः यह विभाजन इस आधार पर किया जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय अर्थात संघ की सभी इकाइयों के समान रूप में संबंधित विषय केंद्र सरकार को सुपुर्द दे दिए जाते हैं, और स्थानीय महत्व यानी जो आपके स्टेट लेवल के जो इम्पोर्टेंस इश्यूज होते हैं वो राज्य सरकारों को दे दिए जाते हैं, अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए, ठीक है। ये इसका महत्व दूसरा लक्षण है। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। संघ शासन समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है। यह समझौता संविधान में निहित होता है और संविधान में इस समझौते की संशोधन विधि का उल्लेख होता है। संघात्मक राज्य के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च होता है और केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों तथा सरकारों के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूल किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। यानी दोनों की अपना अपना टेरिटोरियल एरिया होगा, उस सॉवरेनिटी से वो चेंजेस कर सकते हैं अपनी टेरिटरी में, ठीक है। टेरिटरी का मतलब उसके क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में। संघ राज्य लिखित समझौते का परिणाम होता है जिससे कोई एक पक्ष अकेला ना बदल सके। इसके लिए संघ राज्य का संविधान आवश्यक रूप से लिखित और कठोर होना चाहिए, जो कि भारत में दिखता भी है, ठीक है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, अभी हम संघात्मक लक्षण पढ़ रहे हैं, आगे हम एकात्मक पढ़ेंगे, दोनों की तुलना हो जाएगी, ठीक है। सभी संघ राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। यह सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या सरकार के किसी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल किए गए कार्य को अवैध घोषित करता है। स्वाभाविक सी बात है भाई, सुप्रीम कोर्ट जो है बनाए गए संसद के हर अधिनियम को तो स्वीकार नहीं लेगा, यदि जिसमें लूप फॉल्स होंगे, डिमेरिट्स होंगे, उसको साइड करने के लिए हटा भी सकता है, ठीक है।
यह एक अभिलेखीय न्यायालय भी होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों या प्रांतीय सरकारों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर सर्वोच्च न्यायालय इस विवाद को हल कर सकता है। हस्किन एक थिंकर है, वे कहते हैं कि संघीय शासन में सर्वोच्च न्यायालय शासन तंत्र में संतुलन बनाए रखने वाला पहिया है। यह हस्किन का मत है कि जो आपका संघीय शासन में जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, ये संतुलन बैलेंस बनाता है। संघात्मक शासन का लक्षण है दोहरी नागरिकता, पर भारत में ऐसा उपबंध नहीं है। ठीक है, कई कई सारे लक्षण नहीं मिलते हैं। संघ राज्य के अंतर्गत साधारणतः दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की जाती है। एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार जिसमें रहता हो, इन दोनों को नागरिक होता है तथा इन दोनों के प्रति भक्ति रखता है। किंतु दोहरी नागरिकता संघ राज्यों का आवश्यक तत्व नहीं है। देखिए, आवश्यक तत्व नहीं है, बिल्कुल डिफाइन कर दिया है ना यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है आपको कि जरूरी नहीं है कि दो नागरिकता हो। भारत में एक ही नागरिकता है, पर संघात्मक लक्षण भी है। ठीक है, भारतीय संविधान ने एक संघ राज्य की स्थापना की है, किंतु दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं की है। यह कहीं ना कहीं जब आप आर्टिकल 370 को अगर ब्रीफली पढ़ते हैं तो इसका हनन भी करता था, क्योंकि वहाँ के नागरिकों को 35A के अनुरूप एक कुछ स्पेशल प्रावधान, जो स्पेशल प्रोविजन मिले थे, उसको वो एक्सप्लॉइट करता था, यानी उसका अतिक्रमण करता था। वर्तमान में 19 अक्टूबर 2019 में हटा भी दिए गए हैं ये प्रोविजंस। अब एक नॉर्मल यूटी बन के रह गया है, जो कि केंद्र के अधीन होगा। ठीक, छठवां लक्षण, राज्यों का इकाई के रूप में केंद्रीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व। यह विशेषता सामान्यतः संघ राज्यों में देखने को मिलती है, परंतु यह संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक समझ विकसित करने के दृष्टिकोण से ये चैप्टर के डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, पर भारत में जो लक्षण लगते हैं वे इसमें मना कर दिए गए हैं। उतना ही याद रखिए जितना परीक्षा में आना है। अनावश्यक ज्ञान फर्जी ज्ञान होता है, किसी काम का नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर राज्यों का जो इकाइयों के रूप में केंद्रीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व, यह विशेषतः सामान्य संघ राज्यों में देखने को मिलता है। जैसे यूएसए में आपको प्योरली मिल जाएगा देखने को। वहाँ 2 सिटीजनशिप भी है और 2 हाउसेज हैं जो डिनोट करते हैं अपर हाउस में। राज्य को संघीय संविधान में संशोधन पर्याप्त महत्व दिया भी जाता है। यह विशेषता भी संघ शासन का आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? 2, साधारण या विशेष। इसके अंदर एक क्लॉज और है, विशेष में भी 2/3 या 50% से अधिक राज्य है ना वो। ठीक, संघात्मक शासन वाले राज्यों में विशेषता देखने को ये सब मिलती हैं जो ऊपर मैंने पढ़ाई। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश अब पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल कभी यदि दे दिया तब तो तनाव उत्पन्न हो जाएगा छात्रों में कि भाई हमने तो ये पढ़ा था और ये क्लॉज यहाँ से लिया गया, तो यूएसए थे, हमने तो सिर्फ यूएसए पढ़ा, हम यूएसए पे क्लिक करेंगे। पर मान लो इसके अतिरिक्त और और कंट्रीज दे दी कहाँ पर फेडरलिज्म सिस्टम चलता है, तब आप तनाव में आ जाएंगे। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ चलता है। भारत अमेरिका में सर्वोत्तम उदाहरण तो परफेक्शन जो दिखता है एकदम फेडरल सिस्टम का, वो तो यूएसए है, वहीं से अडेप्ट किया है। कनाडा में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, दक्षिण अफ्रीका में, रूस में, यूगोस्लाविया, ब्राजील आदि देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश 2 प्रकार हैं। ठीक है, अनेक स्वतंत्र राज्य आपस में मिलकर संघ की स्थापना करते हैं, जैसे अमेरिका है ना, वहाँ पे कई सारे हैं देश, जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, आपका सैन फ्रांसिस्को, फिर हो गया सिंसिनाटी। इस टाइप से जो आपके मिलते हैं वे मिलकर निर्माण करते हैं संघ का। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में, इस प्रकार का। दूसरा, जब कोई एकात्मक राज्य ही अपने स्वरूप को बदलकर उसे संगठनात्मक राज्य का रूप प्रदान करे, जैसे 1919 में ब्राजील के द्वारा एकात्मक से संगठनात्मक तथा स्वतंत्रता से पूर्व भारत भी एकात्मक राज्य था, बिल्कुल था। ठीक है, 1935 का जो नियम आया, फिर वहाँ पे आके चेंजेस हुए, फिर पूर्णतः 47 स्वतंत्रता के पश्चात उसको अडेप्ट किया गया। ठीक,
अब ये तो हमने संज्ञानात्मक लक्षण सारे पढ़ लिए और इसकी एक मोटी मोटी समझ एक विकसित हो गई। अब इसकी तुलना कराने के लिए अगर जो देखो थोड़ा ट्रिकली स्टूडेंट होगा वो क्या करता है, दोनों लक्षणों में से कोई एक लक्षण पूरे याद कर लो, तब तो दोनों याद नहीं करने पड़ेंगे। कारण अगर हमें सही और गलत में से ये पता है कि सही क्या है तो इसका मतलब है बचे हुए गलती होंगे। इसको एलिमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एकात्मक लक्षण। यह भी इसी की प्रति है जो कि आपके संविधान में हस्तलिखित थी, मतलब हाथ से लिखी गई थी। ये पूरी इमेजेस हाथ से बनाई गई थी लकड़ी पे। संविधान के एकात्मक लक्षण, जैसे हम लोग याद करने के लिए अगर संघ, कोई एक संघ अच्छा कर लो या एकात्मक, ये निर्भर आपकी क्षमताओं पे करता है कि किसको आप अच्छा करते हैं। या तो आप संघ को अच्छे से पढ़ लें या एकात्मक लक्षण को। तो मैं यही करता हूँ कि मैं संघ को अच्छे से पढ़ता हूँ, क्योंकि संघ एक जटिल विषय है और यदि जटिलता पे आपकी कमांड हो जाती है तो सरल आपको आसानी से याद हो जाता है। तो संविधान के एकात्मक लक्षण देखिए, शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में होता है, जैसा कि भारत में भी है। आप देखते होंगे फाइनेंस कमीशन भारत के अंदर डिसाइड करता है बहुत सारी चीज़ें और अनुदानों और संसाधनों का वितरण करता है केंद्र और राज्य के मध्य, है ना, करता भी है। पर उसी का दूसरा स्वरूप अब स्टेट फाइनेंस कमीशन 243 आर्टिकल आई ब्रैकेट आई में उल्लेख करता है। तो इसे संघात्मक लक्षण भी देता है कहीं ना कहीं। इकहरी नागरिकता, ठीक है, ये एकात्मक लक्षण है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान, ये भी एकात्मकता को दर्शाता है, नाम से ही पता चल रहा है। अगर आप आसानी चाहते हैं तो एकात्मक लक्षण की ओर भी झुकाव रख सकते हैं अपना। ये मैं निजी स्तर पे बता रहा हूँ आपको। एकीकृत न्याय व्यवस्था, ये याद रखिएगा, भारत की जो न्याय प्रणाली है एकीकृत है, ठीक है। स्टेजेस उसके टीयर 3 हैं पर है इंटीग्रेटेड। संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन में समर्थ है, बिल्कुल अनुच्छेद 2-3 में कर सकती है, जिस प्रकार आपका हाल में जम्मू कश्मीर में परिवर्तन किया गया अनुच्छेद 2 और 3 में। भारतीय संविधान संकट काल में एकात्मक हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है और सेंटर यहाँ स्ट्रांग रहेगा तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर डिस्प्यूट जनरेट होता रहेगा सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप में, वो डिस्प्यूट काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सामान्य काल में संघीय सरकार की असाधारण शक्ति होती है, ठीक। मूलभूत विषयों में एक रूपता होती है, एकात्मक हो जाता है इससे। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। ये बहुत डिस्प्यूटेड है। राज्यपाल, हर बार कोई ना कोई सरकार गिरती है उठती है, उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले राज्यपाल ही करता है। मैं पहले भी आपको पिछले आई बटन में बता चुका हूँ, राज्यपाल जो होता है केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है, जो कि राज्य में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। जिस प्रकार केंद्र में कार्यपालिका सारी शक्तियां संवैधानिक स्तर पर यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो शक्तियां निहित राष्ट्रपति में होती हैं, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका निहित होती है राज्यपाल में। यदि वास्तविकता शब्द इसके आगे लग जाए तो वे केंद्र में प्रधानमंत्री में निहित हो जाएगी, वह उसकी मंत्रिपरिषद में, और राज्य में यदि बात करें वास्तविक कार्यपालिका निहित हो जाएगी सीएम के पास, ठीक है। ये याद याद रखिएगा, मैंने बता दिया है। राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा की सीटें अलग हैं, मध्य प्रदेश की अलग है, राजस्थान की अलग है। क्षेत्रफल बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पर सीटें तो नहीं है ना उतनी। पर ये आप जाते हैं, अब अगर आप अदर कंट्रीज में देखते हैं जहाँ पे पूरा फेडरलिज्म सिस्टम अडेप्टेड है, सपोज दैट यूएस है, वहां पे आपको वितरण समान मिलता है, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता बिल्कुल होती है। आपने आपने वर्तमान में देखा होगा, दिल्ली एक केंद्र प्रशासित राज्य है। यहाँ पे महामारी कोरोना वायरस के चलते राज्य सरकार को गुहार लगानी पड़ी कि हमारी हेल्प कर दो, हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र से हेल्प मांगी गई कि 5,000 करोड़ की हमें ज़रूरत है। तो वैसे भी स्टेट कमजोर होता है, क्योंकि संसाधनों का वितरण फाइनेंस कमीशन जो कि अनुच्छेद 280 के तहत है वे करता है। तो केंद्र हर स्तर पे, फाइनेंस पे भी, एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी, हर मामले में मजबूत है भारत में। ये एकात्मक लक्षण को दर्शाता है।
संविधान के संशोधन में संघ को अधिक शक्तियां प्राप्त है, बिल्कुल है। केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। आपने देखा होगा केंद्र सूची के विषय पे तो सारे ही बनाता है कानून। इसके इतर यदि राज्य और केंद्र में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो वरीयता केंद्रीय शासन और केंद्रीय कानून को दी जाती है। अब अन्य समवर्ती जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को मिला के बने होते हैं उसमें भी केंद्र ही कानून बनाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एकात्मकता को दर्शा रहा है, यानी यूनिटरी को, यूनानिमस को, है ना। तो थोड़ी तार्किक और यदि आपकी शब्दावली पे भी कमांड अच्छी है तो निसंदेह आप चयन अच्छे प्रश्नों का और जटिल से जटिल प्रश्नों को हल करने के लिए अपनी तार्किकता के द्वारा भी हल कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब चीज एक व्यक्ति जानता होगा, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी आदमी सुपर पावर से नहीं बना है, ये भली बात ही सब लोग अवगत हैं, इसका बखान करने की मुझे भी आवश्यकता नहीं है। अंतरराज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषद होती है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 263 जिसमें उल्लेख किया गया है ना। केंद्र राज्य संबंध के मध्य जो मध्यस्थ की भूमिका निभा के हल और निवारण करता है। विभिन्न प्रकार के जो पंचाट भी निकाले जाते हैं। भारतीय संघ में संघीय क्षेत्र, है ना, वही क्षेत्र है जो कि जिसे बोल सकते हैं यूटी एक प्रकार से, ठीक है। ये एक चैप्टर था जो कि हमारा संघ और एकात्मक शक्ति के इर्द गिर्द घूमता है और इसके क्वेश्चन अक्सर आते हैं। 4 विकल्पों में से आपको दे देगा 2 संघात्मक के और 2 दे देगा आपको एकात्मक के। इनमें से बोलेगा कि पहचानिए 1 या 2 है संघात्मक की, 2 या 3 है, 4 या 2 है, इस प्रकार से। यानी आपकी एक बेसिक कमांड होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को करने से पहले में, चाहे हिंदी विषय हो, चाहे इंग्लिश विषय हो, चाहे आपका जैसे RO 2016 होना है वर्तमान में, BEO 2020 की परीक्षा प्रारंभिक होनी है, UPPSC का प्रीलिम्स होना है, UPSC का प्रीलिम्स होना है। तो परिभाषा पे काम जो व्यक्ति अच्छा करता है उसकी समझ अच्छी विकसित होती है। कारण यह है कि परिभाषा में ही सारी चीजें निहित होती हैं। यदि आप उसकी अवधारणाओं पे भी काम कर लेते हैं तो आप जटिल से जटिल प्रश्नों को बहुत ही नियत समय में हल कर पाते हैं। इससे आपका समय भी बचता है और आप आगे के क्वेश्चनों को भी इसी प्रकार डील करते हैं। तो इसीलिए किसी भी बुक को अच्छे से पढ़ने की सलाह दी जाती है। मेरे द्वारा नहीं, अन्य शिक्षकों द्वारा भी यही सलाह दी जाएगी। मैं मित्रवत स्तर पे भी अन्य लोगों को यही कहता हूँ कि कमांड अच्छी करो, भले कुछ समय प्रारंभिक समय में कुछ समय लगेगा, किंतु वास्तविकता ये है कि जब आप लेखन में आएंगे तब आपको दोबारा पुस्तक नहीं उठानी पड़ेगी। सिर्फ अपने कुछ शॉर्ट नोट्स और कंसाइज नोट्स को उठा के आप मगअप कर लेते हैं, ठीक है। आगे इसी प्रकार की वीडियो लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। यदि अभी आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया है तो अपनी मनोइच्छा और इच्छा शक्ति अनुसार कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे सब कुछ अपडेट कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसी चैनल पे O लेवल का IT टूल और वेब डिजाइनिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको आगामी परीक्षाओं के लिए O लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, ठीक है।